अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कोट ऑफ द डे देख लेते हैं। तो वो है वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह इज़ नॉट अनअवेयर ऑफ व्हाट यू डू। अब इसका मतलब ये है कि हम कुछ भी करते हैं ज़िंदगी में, अच्छा या बुरा कुछ भी, तो वो अल्लाह ताला जानता है, वो देख रहा होता है उस चीज़ को। तो अगर हम कभी कोई अच्छी चीज़ करें और हमें उसका फ़ौरन से रिएक्शन में ना मिले, उसका अजर ना मिले, मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम किसी से, अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं वो बदले में हमारे साथ अच्छा नहीं करता, तो हमें उसके इस रिस्पॉन्स को दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है कि हमने अच्छा किया है, ठीक है। एंड ऑन द अदर साइड अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं, तो अगर वो चाहे हमें कुछ ना कहे कि तुमने मेरे साथ बुरा किया या गलत किया है, अल्लाह ताला देख रहा होता है उस चीज़ को, ऑब्जर्व कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है हमेशा कि हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं अल्लाह ताला उसको जानता है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है मम्प्स एंड मीजल्स। सबसे पहले हम मम्प्स पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। अब ये एक बच्चा देख रहे हैं आप लोग, वैसे तो ठीक ठाक सेहतमंद बच्चा है, लेकिन ये हमें क्या नज़र आ रहा है इसका, ये यहाँ पे कुछ एसिमेट्रिकल सी स्वेलिंग है, ठीक है। अब ये स्वेलिंग क्यों है, किस तरह बन गई, इसकी डिटेल हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मम्प्स होते क्या हैं। मम्प्स बेसिकली एक डिजीज़ है जो मम्प्स वायरस का कॉज करता है, और मम्प्स वायरस क्या है, आरएनए वायरस है, और इसकी फैमिली होती है पैरामिक्सोवायरसेस। ये बॉडी के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेनली ये पैरोटिड ग्लैंड को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। अब पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन आप सब लोगों ने पढ़ी हुई है, सेकेंड ईयर में पढ़ी है, ठीक है। तो हमें पता है कि पैरोटिड ग्लैंड यहाँ लोकेटेड होता है। तो पैरोटिड ग्लैंड की जब भी कोई मसला होगा तो स्वेलिंग एंगल ऑफ मैंडिबल पे होगी, ठीक है। ये उन्होंने दिखाया है कि हमारे पास नॉर्मल पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है। नॉर्मल इतना होता है, इतना छोटा सा। लेकिन अगर हमें मम्प्स हो गया, हमें वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, तो क्या होगा कि वो साइज इंक्रीज होके इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मम्प्स होता क्यों है। ये तो हमने पढ़ लिया, वायरल इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली वायरस से होगा, ठीक है। और पैरामिक्सो वायरस या मम्प्स वायरस जो है वो इसका कॉज है। अब वो किन किन लोगों में हो सकता है, जाहिर है हर बंदे को तो मम्प्स नहीं ना होती, उन लोगों में होता है जिन्होंने मम्प्स की वैक्सीनेशन नहीं करवाई होगी, ठीक है। वैक्सीनेशन को हम डिटेल में ट्रीटमेंट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये कि अगर कोई भी बच्चा मम्प्स की वैक्सीनेशन नहीं कराता अपनी, तो वो ससेप्टेबल है टू मम्प्स वायरस, ठीक है। या फिर अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है, क्लोज क्वार्टर्स विद अनवैक्सीनेटेड पीपल, मतलब उन्होंने वैक्सीनेशन भी नहीं कराई हुई और लोग बहुत सारे इकट्ठे रह रहे हैं, जैसे पुअर पीपल होते हैं, स्लम्स में लोग रहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है कि अगर कोई इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी ले रहा है, HIV का पेशेंट है, एड्स का पेशेंट है, या वैसे उसको इम्यूनो सप्रेशन है किसी भी डिजीज़ की वजह से, टीबी है उसको, कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो वो ससेप्टेबल है कि वो मम्प्स वायरस का इन्फेक्शन एक्वायर कर सकता है, ठीक है। ये हो गए कॉजेज। उसके बाद हम बात करते हैं सिम्टम्स की। हमें कैसे पता चलेगा किसी को मम्प्स हो गया है। एक तो नंबर वन चीज़, हमें स्वेलिंग मिलेगी, ठीक है। और क्या क्या साथ मिलेगा, हमें साथ में मिलेगा हेडेक, पेन होगी जॉइंट्स में, ठीक है। स्वोलन पैरोटिड ग्लैंड होगा, ये तो मेन थिंग है, ये तो होनी ही होनी है। इसको तो आप लोग अच्छी तरीके से याद रख लो कि इसने तो होना ही होना है, ठीक है। स्वोलन पैरोटिड ग्लैंड ने, कहीं भी बॉडी में स्वेलिंग होती है तो क्या होता है कि होल बॉडी उसका रिएक्शन शो करती है, ठीक है। साथ में क्या होगा कि लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगी, हेडिक होगा, जॉइंट्स में पेन होगी, फीवर भी हो जाएगा, माउथ जो है वो ड्राई रहेगा, ठीक है। और इसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, MMR वैक्सीन कराते हैं, ठीक है। हम इसकी डिटेल में बात करते हैं कि MMR वैक्सीन होती क्या है। अभी हमने सिर्फ सिम्टम्स याद रखने हैं, रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। क्या होगा, स्वोलन पैरोटिड ग्लैंड होगा, पेन होगी जॉइंट्स में, हेडिक होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा। जाहिर अगर आपको कहीं दर्द है तो आपको भूख नहीं लगेगी, खाने का दिल नहीं करेगा, ठीक है। साथ में फीवर होगा और ड्राई माउथ होगा। उसके बाद यहाँ भी सिम्टम्स की बात की हुई है, वही हेडिक होगा, मस्कुलर पेन होगी, जब आप खाओगे पेन होगी, क्योंकि आपकी जो है माउथ पे स्वेलिंग है ना, एंगल ऑफ मैंडिबल पे, जब भी आप खाते हो आपकी चीक्स मूव करती हैं, तो जैसे ही वो मूव करेंगी तो क्या होगा कि आपको पेन होगी। साथ में ईयर में भी पेन होगी, जॉ में भी, चिन में भी, वो सारा जो एरिया जहाँ पे स्वेलिंग प्रेजेंट है वो पेनफुल हो जाएगा।
इसके अलावा क्या होगा, फीवर होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, हेडेक होगी, ठीक है। ये वही सारे सिम्टम्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। उसके बाद ये उन्होंने बात की हुई है, सिम्टम्स को स्टेजेस वाइड डिवाइड किया हुआ, ठीक है। प्रोड्रोमल स्टेज होती है, अर्ली एक्यूट स्टेज होती है, एस्टेब्लिश्ड स्टेज एक्यूट स्टेज होती है। इनकी डिटेल एसच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रोड्रोमल में ये कि वायरस आया, उसने हमें इन्फेक्ट कर दिया। अर्ली एक्यूट में क्या होगा, हेडिक होगा, मलेज होगी, साथ में माइल्जिया होगा, मतलब लाइक बॉडी पेन्स होंगी। एस्टेब्लिश्ड एक्यूट में क्या होगा कि हमें मेनिंजाइटिस हो जाएगा, मतलब हमें तो नहीं, जिसको भी अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसको मेनिंजाइटिस हो जाएगा, पैरोटाइटिस हो जाएगा, ठीक है। पैरोटाइटिस क्या, पैरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। मेनिंजाइटिस क्या है कि इन्फेक्शन जो है पैरोटिड ग्लैंड से चला गया मेनिंजेस तक, ठीक है। ईयर को अगर उसने इन्वॉल्व कर लिया तो डेफनेस हो जाएगी, पेंक्रियास को इन्वॉल्व कर लिया तो पेंक्रियाटाइटिस हो जाएगा, टेस्टिस को इन्वॉल्व कर लिया तो ऑर्काइटिस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि मम्प्स वायरस ने पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करना होता है, लेकिन प्रीडोमिनेटली वो इन्वॉल्व करता है पैरोटिड ग्लैंड को, ठीक है। उसके बाद सिम्टम्स की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि हम लैब डायग्नोसिस कैसे करते हैं मम्प्स का। एक तो हमें स्वेलिंग नज़र आ जाती है तो हमें पता चल जाता है कि ये मम्प्स है, इसकी बहुत टिपिकल सी स्वेलिंग होती है। लेकिन अगर हमने लैब कराने हैं तो हम क्या करते हैं कि मम्प्स वायरस को आइसोलेट करते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, वायरस है तो वायरस को डिटेक्शन किसके थ्रू होगी, पीसीआर के थ्रू। आजकल चल भी रहा है कोरोना वायरस, तो हर बंदा पीसीआर करा रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ सीरोलॉजिकल टेस्टिंग भी होती है हमारे पास। हम आईजीएम का लेवल देख सकते हैं, ज़रा एक्यूट रिएक्शन है तो आईजीएम का लेवल रेज होगा, ठीक है। आईजीजी का लेवल भी रेज हो सकता है अगर बहुत देर का इन्फेक्शन है तो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। वायरस है तो मतलब एंटीवायरल थेरेपी, लेकिन ये बात याद रखनी है कि मम्प्स में कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी हम नहीं देते, ठीक है। अब नहीं देते एंटीवायरल थेरेपी, कोई स्पेसिफिक इसके अगेंस्ट होती ही नहीं है। हम मेनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, ठीक है। सपोर्टिव में क्या होता है कि हम सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे होते हैं। मैंने बताया ना, फीवर होता है, हेडेक होता है तो हम उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। ड्राई माउथ होता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स देते हैं। फीवर है तो एंटीपायरेटिक्स देंगे, ठीक है। पेन है, बॉडी पेन, तो हम उसको एनाल्जेसिया देंगे, ठीक है। तो एंटीपायरेटिक्स में हमारे पास क्या होती है, एसिटामाइनोफिन, पैरासीटामोल या ब्रूफिन की टैबलेट्स हम दे रहे होते हैं फीवर के केस में, और ये बॉडी पेन को भी रिड्यूस करती हैं। साथ में बेड रेस्ट देते हैं और साथ में हम फ्लूइड्स देते हैं, ठीक है। ज़ाहिर है सॉलिड चीज़ें तो वो खा नहीं पाएगा तो हम उसको फ्लूइड्स देते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन अगर डेवलप हो गई है मम्स की। मैंने बताया ना कि एक डिफरेंट सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकता है। तो अगर ऑर्गाइटिस हो गया, मतलब इन्फ्लेमेशन हो गई है टेस्टिस की, तो क्या करेगा, हम इस केस में भी लोकल सपोर्ट देंगे, बेड रेस्ट देंगे। लेकिन हम उसमें अगर एपिडिडमो ऑर्गाइटिस हो गया तो फिर सर्जिकली भी उसको हमें एक्सरसाइज वो रिमूव करना पड़ता है, साथ में हमें एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती हैं, ठीक है। और अगर जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर दिया मम्प्स वायरस ने तो क्या होगा कि उसके लिए हमें एनसिड्स का 2 वीक कोर्स करवाना पड़ता है, ठीक है। या फिर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं या एनसिड्स देते हैं और हमने इसका 2 वीक का कोर्स कंप्लीट करना होता है, ठीक है। और सैलिसाइक्लेट्स का वो कहते हैं इतना कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट की, हमने बात की, अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी कि मेनिंजेस तक चला गया तो मेनिंजाइटिस, ठीक है। ये क्या हो गया, चलो, मेनिंजेस तक चला गया है तो मेनिंजाइटिस। अगर ईयर को इन्वॉल्व कर लिया है तो हेयरिंग लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर नीचे बॉडी में चला गया है, पेंक्रियास को इन्वॉल्व कर लिया तो पेंक्रियाटाइटिस, ब्रेन मैटर को इन्वॉल्व कर लिया तो एंसेफलाइटिस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ओवरीज को ओफराइटिस हो जाएगा, टेस्टिस को अगर इन्वॉल्व किया तो ऑर्काइटिस हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस का निमोनिक है कि एम्स मम्प्स, क्या आपने किस तरह से याद रखनी है ये आप लोग देख लीजिएगा। वही कॉम्प्लिकेशंस है जो हमने अभी डिस्कस की, बस यू को उन्होंने ओ ऑर्काइटिस बना दिया, एम से मेनिंजाइटिस है, पी से पैरोटिडाइटिस है, और एस से ये कि यूजुअली सेल्फ लिमिटेड होता है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस यूजुअली नहीं आती, मतलब बहुत कम केसेस होती हैं कि ये कॉम्प्लिकेशंस आएँ, आमतौर पर ये ठीक हो जाता है। उसके बाद ये शॉर्ट समरी है, रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि मम्प्स होता क्या है। बेसिकली मम्प्स वायरस जो है हमारी बॉडी में एंटर होता है, ग्रो करता है पैरोटिड ग्लैंड के अंदर। ग्लैंड क्या होगा, स्वेल हो जाएगा, और स्वेल होने के बाद हमें एक एक्सटर्नल स्वेलिंग फील होगी अंडर द ईयर्स या जॉ के ऊपर, ठीक है। पेशेंट को फीवर होगा, हेडेक होगा, मसल एक्स होगी, टायर्डनेस होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, ठीक है।
और हाईली कंटेजियस वायरस होता है, मतलब अगर किसी को मम्स हो गया है तो उससे कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना चाहिए। स्प्रेड होता है क्योंकि इसका रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस के थ्रू, स्लाइवरी सेक्रेशंस के थ्रू, तो बंदा कफ करता है, स्नीज करता है, या फिर अगर किसी के साथ अपनी मतलब खाना खा रहे हैं किसी के साथ मिलके, किसी का कप यूज़ कर रहा है, गिलास यूज़ कर रहा है, तो फिर उस तक भी ये स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, और अगर कॉम्प्लिकेट हो गया तो फिर डेफनेस कॉज कर सकता है, पेंक्रियाटाइटिस कॉज कर सकता है, और काइटिस कॉज कर सकता है, मेनिंजाइटिस या एन्सेफेलाइटिस भी कॉज कर सकता है। प्रिवेंट हम किस तरह करते हैं, हम MMR वैक्सीन देते हैं। MMR में एम मम्स, एक एम मम्स के लिए है, दूसरा एम जो है मीसल्स के लिए, और आर रूबेला के लिए। ये तीनों एक ही वैक्सीन की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, और ये हम बच्चे को देते हैं तो हमें तीनों से प्रिवेंशन मिल जाती है। ठीक है, इसमें हम डोजेस में देते हैं, 2 डोजेस होती हैं, एक देते हैं 12 मंथ्स पे और दूसरी देते हैं 4 ईयर्स पे, और ये बेस्ट प्रोटेक्शन है अगेंस्ट मम्स। ठीक है, हाइजीन वगैरह वो भी ज़रूरी है, लेकिन बेस्ट प्रोटेक्शन जो है ये वैक्सीनेशन है। इसीलिए अब जो हमारा EPA स्केड्यूल है उसमें हमने ऐड की हुई है MMR की वैक्सीन। हम 2 डोजेस की फॉर्म में देते हैं ताकि मम्स किसी बच्चे को हो ही ना। ठीक है, मेनली आप लोगों ने ट्रीटमेंट याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में आता है, आपने एक तो सिनेरियो डायग्नोस करना होता है, दूसरा आपने ट्रीटमेंट लिखनी होती है। इसकी ट्रीटमेंट हमने जैसे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, सपोर्टिव ट्रीटमेंट मेनली हम दे रहे होते हैं। अगर फीवर है, बॉडी पेन है, तो हम क्या करते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं, एंटीपायरेटिक्स देते हैं, उसमें हम पैरासीटामोल देते हैं, एसिटामाइनोफिन दे रहे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम सपोर्टिव थेरेपी देते हैं, उसमें बेड रेस्ट करने को कहते हैं, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स का कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीजल्स की, जो कि हमारी सेकेंड डिजीज है। मीजल्स क्या होता है, मीजल्स खसरा भी कहते हैं इसको, ये एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय मैकुलोपेपुलर रैश। ये बात याद रखनी है क्योंकि ये इसका पिक्यूलियर फीचर है कि आपको मैकुलोपेपुलर रैश मिलता है बॉडी के ऊपर। ठीक है, एरप्टिंग सक्सेसिवली ओवर द नेक के ऊपर होता है, मेनली ये रीजन बताया मैं, फेस के ऊपर होता है, बॉडी के ऊपर होता है, और एक्सट्रीमिटीज के ऊपर होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है, तो रैश होता है और दूसरा हाई ग्रेड फीवर होता है, तो फिर हम उसको मीजल्स लेबल करते हैं। लोकेशन आप लोगों ने याद रखनी है कि रैश जो होता है नेक, फेस, बॉडी और एक्सट्रीमिटीज भी होता है, और साथ में हाई ग्रेड फीवर है किसी भी बंदे को, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये मीजल्स का पेशेंट है। कॉजेज में क्या, अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड अगर है तो फिर उसको हो जाएगा सेम एज मम्स के हमने पढ़े, अनवैक्सीनेटेड है ड्यू टू मेडिकल रीजन, मतलब उसमें कोई ऐसी मेडिकल इलनेस थी अंडरलाइंग के वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड थी, तो उसमें भी ये हो सकता है। ठीक है, अगर किसी ने वैक्सीन लगाई है लेकिन उसकी डोज कंप्लीट नहीं की, उसकी बूस्टर शॉट नहीं लिया, तो फिर उस वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपना असर नहीं दिखाएगी, और विटामिन ए डेफिशिएंसी के साथ भी ये एसोसिएटेड है। ठीक है, उसके बाद मीजल्स, ये भी मम्स की तरह कंटेजुअस डिजीज़ है। ठीक है, अब हम इसके मेन सिम्टम्स की बात करते हैं। फीवर होगा, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, फेस पे, नेक पे, बॉडी पे, ये सारे इस तरह के जो हैं स्पॉट्स बन जाते हैं, रैशेस बन जाते हैं। ठीक है, साथ में हाई ग्रेड फीवर होता है, देखो थर्मोमीटर रखा हुआ है उसने, ये रेड हो गया है बिल्कुल, मतलब इतना ज़्यादा फीवर है उसको, तो उसका थर्मोमीटर भी रेड हो गया है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, उसमें साथ में क्या होगा, रनी नोज होगा, सोर थ्रॉट होगा, कंजक्टिवाइटिस होगा, और स्किन रैश जो है वो तो होंगे ही होंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस की। मीजल्स वायरस क्या होता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है, वहाँ पे सेल्स, एपिथेलियल लाइनिंग होती है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, और वहाँ से चला जाता है ब्लड में, और फिर ब्लड में जाता है तो फिर जनरल टॉक्सिक सिम्टम्स जो हैं वो शो करना शुरू कर देता है। पैथोजेनेसिस की डिटेल आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी मेडिसिन में डिटेल नहीं पूछते, मेनली आप लोगों को ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट आनी चाहिए, और क्लिनिकल फीचर्स की भी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेन क्लिनिकल फीचर्स पता होने चाहिए ताकि आप सिनेरियो को डायग्नोज कर सकें। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो अभी हमने जो पढ़ी थी उन्हीं सिम्टम्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो होता है हमारे पास मीजल्स वायरस, उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है अप्रॉक्सीमेटली 6 to 18 डेज। ठीक है, 10 डेज मोस्ट कॉमन है, एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो हो गया 3 to 4 वीक्स। ठीक है, प्रीड्रोमल फेज इसकी होती है शुरू वाले 3 to 4 डेज। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास ये वाले सिम्टम्स आते हैं सारे, फीवर होता है उसमें, कैटाइडल इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, साथ में कॉप्लिक स्पॉट्स होते हैं। कॉप्लिक स्पॉट्स उन्हीं को कह रहे हैं जो रैश बन रहे हैं ना, उन्हीं को कह रहे हैं। अब हम इनकी पिकुलियर पिक्चर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, साथ में ट्रांजिएंट प्रोड्रोमल रैशेस भी अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आती है एरप्शन स्टेज। एरप्शन स्टेज का टाइम जो है नेक्स्ट डेज है 3 to 5 डेज।
आफ्टर फीवर, तो पहली स्टेज थी फीवर वाली, अब फीवर के बाद क्या हो रहा है, इरप्शन स्टेज आ रही है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो इरप्शन स्टेज होती है वो होती है 4th डे पे, लेकिन 4th 5th डे 3rd डे किसी भी दिन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है मैकुलोपेपुलर रैश बन जाते हैं, ईयर के पीछे बन जाते हैं, लॉन्ग द हेयर लाइन बनते हैं, फेस पे, नेक पे, चेस्ट पे, बैक पे, एब्डोमिन, लिम्स, हैंड, फीट, इन सारे एरियाज में बन जाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर राइज करता है क्योंकि मैं बताया ना हाई ग्रेड फीवर होता है इसमें। उसके बाद आती है कन्वल्सन स्टेज, तो उसमें बॉडी पे स्टेनिंग होना शुरू हो जाती है, जैसे रैश सेटल होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ब्राउन से कलर की स्टेन बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बाकी सिम्टम्स की इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये वही बताया हुआ कि ये मेन सिम्टम्स हैं कि रैश होगा, पिगमेंटेशन होगी, डिस्क्वेमेशन होगी और कॉप्लिक स्पॉट्स होंगे। ये बात आपने याद रखनी है कॉप्लिक स्पॉट्स वाली, क्योंकि ये मोस्टली यूक्यूज़ में कॉप्लिक स्पॉट्स का मेंशन होता है, तो फिर ये हमें हेल्प करता है टू डायग्नोज मीजल्स, ठीक है। उसके बाद अगर हमें मीजल्स हो गया तो हमें किस तरह से पता चलेगा, वही सारे सिम्टम्स जो हम अभी पढ़ के आए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा उन्होंने डिवाइड किया हुआ कि इनिशियल साइंस क्या होगा, उसके 2 से 3 दिन के बाद क्या होगा और फिर नेक्स्ट 3 to 5 डेज में क्या होगा। तो इनिशियली क्या होगा कि रेड वाटरी एंड लाइट सेंसिटिव आइज हो जाती, फोटोफोबिया टाइप सिचुएशन हो जाती है मीजल्स में, ठीक है। उसके बाद रनी नोज होना शुरू हो जाता है, साथ में कफ और सोर थ्रोट होता है, पहले गला खराब होता है क्योंकि रेस्पिरेटरी रूट ऑफ ट्रांसमिशन है ना इसका। उसके बाद रैश आना शुरू होते हैं, फिर पिंक आइज होती हैं, फिर फीवर हो जाता है। अच्छा, उसके बाद है अब ये भी मेन उन्होंने बताया हुआ है, ये कॉप्लिक स्पॉट्स दिखाए हुए हैं, माउथ में बन रहे होते हैं जो ये वाइट कलर के स्पॉट होता है, सेंट्रल वाइट एरिया होता है और इर्द गिर्द रेडिश सा होता है, तो ये इनको हम कॉप्लिक स्पॉट्स कहते हैं, ठीक है। बाकी मैंने बताया हाई ग्रेड फीवर होगा, रनी नोज होगा, रैश होगा, कंजेशन होगी, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू स्प्रेड कर रहा है ना, तो सांस लेने में मुश्किल होगी। उसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस यूजुअली अपरेंट होता है फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल पिक्चर से। मतलब क्या है इसका कि मम्स में जैसे मैंने बताया कि हम सिम्टम से ही डायग्नोज कर देते हैं, एज सच लेबोरेटरी कंफर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। मीजल्स में भी यही होता है, लेकिन अगर हम टेस्ट कराना ही कराना चाहते हैं तो हम आईजीएम एंटीबॉडीज करा सकते हैं, तो वो हमें रेस्ड मिलती हैं, लेकिन इनकी सेंसिटिविटी कोई इतनी खास अच्छी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम अगर टेस्ट कराते हैं तो हम किस तरह करा सकते हैं, बक्कल स्वैब लेते हैं हम, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि ओरल कैविटी को इन्वॉल्व कर रहा है, माउथ से वो स्प्रेड कर रहा है, वहीं पे कॉप्लिक स्पॉट्स बन रहे हैं, तो वहीं से हम स्वैब लेते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी टेस्टिंग करते हैं, स्लाइवा का कल्चर कर लेते हैं, स्पाइनल टैप कर लेते हैं। स्पाइनल टैप किस कंडीशन में करेंगे, जब हम मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर पैंक्रियाटाइटिस हो गया तो हम पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के लेवल देखेंगे कि वो उनका क्या लेवल है, तो अगर हमें वो रेस्ड मिलते हैं या डीरेंज्ड मिलते हैं तो फिर हमें पता चल जाएगा कि मम्स वायरस ने पेंक्रियाज को इन्वॉल्व करके उनकी इन्फ्लेमेशन करा दी है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि हम ट्रीट कैसे करेंगे। जैसे मम्स का था वैसे ही मीजल्स का है, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती जो मीजल वायरस को किल कर सके। ट्रीटमेंट का मेनली हमारा एम ये होता है कि हम सिम्टम्स को ट्रीट कर सकें, क्योंकि क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बॉडी खुद ही इम्यून हो जाती है टू मम्स वायरस, तो वो इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो बॉडी फिर उस पर कोप अप कर लेती है उसकी सिम्टम्स को, ठीक है। तो हमने मेनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है, टाइम बेस्ड हमने पेशेंट को ठीक करना होता है, तो उसको सांस नहीं आ रहा, फीवर हो रहा है, रैश हो रहे हैं, तो हमने उसको ट्रीट करना है, ठीक है। मोस्ट केसेस में क्या होता है कि अगर हम बहुत प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स दें और बेड रेस्ट कराएं तो पेशेंट ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन और उससे ठीक होने में ऑलमोस्ट 10 डेज लगते हैं, मतलब विद इन 10 डेज सारे लोग ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने करना क्या होता है कि पेशेंट को एक्सेसिव फ्लूइड देना होता है ताकि उसको डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि जाहिर है उसके माउथ में स्पॉट्स बने हुए हैं, पूरे स्लाइवरी बक्कल कैविटी को इन्वॉल्व किया हुआ वायरस ने, तो वो खा नहीं सकेगा प्रॉपरली, ठीक है। साथ में अगर एंटीपायरेटिक्स हम दे रहे होते हैं, एनाल्जीसिया दे रहे होते हैं पैरासीटामोल या ब्रूफिन की फॉर्म में, ठीक है, इससे क्या होता है कि फीवर भी कम हो जाता है और पेन भी कम हो जाती है, ठीक है। साथ में हम एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं ताकि कॉम्प्लिकेशंस अगर अपीयर हो जाती हैं तो फिर उस केस में हम एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं, या फिर अगर वैसे भी अगर माउथ से अगर आप कुछ नहीं ले रहे हो, आपके माउथ में स्पॉट्स वगैरह बन रहे हैं, तो सुपर एडेड इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसको भी प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो था ट्रीटमेंट कि अगर किसी बंदे को मीजल्स हो गई है। अब ये मैंने बताया था कंटेजियस डिजीज है, तो मतलब इर्द गिर्द वाले भी जो है वो एक्सपोज हैं तो वो डिजीज एक्वायर कर सकते हैं, जैसे कोरोना वायरस में हो रहा है।
कि अगर किसी एक बंदे को है तो वो दूसरे को भी लग जाती है, वैसे ही मीजल्स का भी वही हिसाब है। तो अगर कोई बंदा एक्सपोजर हुआ है उसका किसी मीजल्स वाले पेशेंट से, लेकिन उसमें कोई सिम्टम्स एज सच नहीं है, तो हमने उसके लिए क्या मेजर्स करनी है, हमने करना है उसको लाइव मीजल्स वैक्सीन हमने देनी है विद इन 72 आवर्स ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, 72 आवर्स में अगर हम नहीं देंगे तो वैक्सीन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा हमने काम क्या करना है, हमने उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स देनी है विद इन 6 डेज ऑफ एक्सपोजर। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम हर बंदे में नहीं देते, अगर हमने विद इन 72 आवर्स लाइव मीजल्स वैक्सीन दे दी है तो दैट इज़ इनफ, बंदा डिजीज़ एक्वायर नहीं करेगा। लेकिन अगर छोटा बच्चा है एक्सपोज्ड और उसकी एज लेस देन 6 मंथ्स है, या फिर अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो फिर उसमें हमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने की ज़रूरत पड़ती है। और उसमें सिर्फ लाइव वैक्सीन देने से प्रॉपर जो है इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। उसके बाद आती हैं कॉम्प्लिकेशंस। मीजल्स की क्या कॉम्प्लिकेशन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व कर रहा है तो निमोनिया करा सकता है। ठीक है, सीवियर डायरिया कराता है, साथ में इंसेफ्लाइटिस कराता है, मेनिंजाइटिस कराता है, ईयर को इन्वॉल्व कर लेता है, ब्लाइंडनेस करा देता है अगर आइज को इन्वॉल्व कर, क्योंकि देखा था हमने कंजक्टिवाइटिस करा रहा था, ईयर को इन्वॉल्व कर रहा था तो डेफनेस करा रहा था। ठीक है, उसके बाद है प्रोटेक्शन, हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है खुद को मम्प्स से, या प्रिवेंशन। मेनली प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, मम्प्स वैक्सीन इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम मम्प्स और मीजल्स। MMR है ना, मम्प्स से, मीजल्स से, रुबेला से, तीनों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो वैक्सीनेशन इज द बेस्ट वे। और हम क्या कर सकते हैं स्प्रेड को रोकने के लिए, कि हम किसी के साथ अपनी आइटम्स शेयर ना करें जिनके ऊपर सलाइवा लगा होता है, क्योंकि ये सलाइवा में होता है तो फिर स्प्रेड कर सकता है उसके थ्रू। जैसे हम कप्स यूज़ ना करें, बॉटल्स का यूज़ ना करें, ग्लास यूज़ ना करें। ठीक है, उसके अलावा अगर हम स्नीज या कफ करें तो अपने फेस को कवर करें और अपने हैंड वॉश करें प्रॉपरली सोप और वाटर के साथ, क्योंकि हैंड अपनी बॉडी के साथ टच कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी पे स्पॉट्स होते हैं, रैश होते हैं, तो फिर उसके थ्रू स्प्रेड हो सकता है। साथ में क्लीन और डिसइंफेक्ट करें शेयर्ड सर्फेसिस को। अगर आप सिक हैं तो आप घर में रहें, क्योंकि कितने दिन घर में रहना है, 10 डेज, क्योंकि विद इन 10 डेज आपकी सिम्टम्स जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। ठीक है, 10 डेज आपने क्यों रहना है, ताकि आप एक तो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सको, दूसरा जो लोग हैं वो प्रोटेक्ट हो सकें, क्योंकि जो आपसे एक्सपोज होगा उस वो भी इन्फेक्शन अक्वायर कर लेगा। ठीक है, उसके बाद है ये वही बात की हुई कि वैक्सीनेशन ऑफ मीजल्स हम किस तरह से करते हैं, 2 डोज की फॉर्म में देते हैं। फर्स्ट डोज हम दे रहे होते हैं 12 to 15 मंथ्स पे, ठीक है, और सेकंड जो डोज है वो हम देते हैं 4 to 6 ईयर्स पे। ठीक है, दोनों डोजेस कंप्लीट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने एक दे दी दूसरी नहीं दी तो फिर उस एक का भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी बॉडी फुली इम्यून नहीं होगी। उसके बाद ये छोटा सा टेबल है, रुबेला और वेरिसेला को छोड़ दो फिलहाल हमारा टॉपिक है मीजल्स एंड मम्प्स, तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम। ट्रांसमिशन रूट जो है ना, ये ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ठीक है, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होती है इसकी, मीजल्स की मैंने बताया ना रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है, और मम्प्स जो है वो भी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है मीजल्स का 10 to 12 डेज होता है और मम्प्स का 16 to 18 होता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपने वायरस एक्वायर किया और अभी आपने सिम्टम शो नहीं की, तो द टाइम when you acquire or when you gain that virus and the appearance of symptoms। ठीक है, इस ड्यूरेशन को जो मतलब वायरस आपकी बॉडी में एंटर हो गया और सिम्टम शो होने तक, इस ड्यूरेशन को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड जो है मीजल्स का वो होता है 10 to 12 डेज और मम्प्स का होता है 16 to 18 डेज। ठीक है, उसके बाद है आइसोलेशन पीरियड। अगर किसी को भी डैश हो गए डेवलप तो वो 4 दिन आइसोलेट रहे, क्योंकि वो 4 दिन तक औरों को इन्फेक्ट कर सकता है। और अगर मम्प्स में क्या होगा, किसी को पेरोटाइटिस डेवलप हो गया तो वो 5 डेज आफ्टर पेरोटाइटिस डेवलपमेंट जो है वो आइसोलेटेड रहे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ मीजल्स की। उसमें आ जाता है हमारे पास रुबेला, कवासाकी डिजीज आ जाती है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लोसिस आ जाती है। 4-5 आप लोगों ने याद करने हैं, 3-4 तो लाजमी याद करें, क्योंकि पेपर में डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछते हैं। ठीक है, नाम लिखने होते हैं, आपने कोई डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो रुबेला है, कवासाकी डिजीज़ है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लोसिस है, स्कारलेट फीवर है, मतलब सारी डिजीजेस जिनमें फीवर हो रहा है और रैश हो रहा है उन्हें हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए फ्रॉम मीजल्स। साथ में आ जाता है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, एंटेरोवायरस या एडिनोवायरस का इन्फेक्शन हो गया, या अगर कोई ड्रग सेंसिटिविटी है, क्योंकि अगर ड्रग एलर्जी या ड्रग सेंसिटिविटी होती है उसमें भी यही होता है, फीवर होता है और रैश बनते हैं, तो उससे हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। ठीक है, चलें,
ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। किसी को कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी समझ ना आया हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। मेनली डिजीज़ में आपने याद रखनी होती है मैनेजमेंट और प्रिवेंशन, ये दो चीज़ें कम्युनिटी मेडिसिन में लाजमी पूछते हैं और एक क्वेश्चन डिजीज़ में से लाजमी आता है, ठीक है। और मैनेजमेंट आपने देखा आसान है, कोई ऐसे लंबी चौड़ी ड्रग्स नहीं है, ना डोज याद करनी है ना कुछ। आप लोगों ने बस टॉपिक को समझ लेना है और मैनेजमेंट लिखनी है, ठीक है। तो मैनेजमेंट आप लोगों को आनी चाहिए और प्रिवेंशन आनी चाहिए, ये दो चीज़ें आनी चाहिए। और क्लिनिकल फीचर्स इसलिए पता होने चाहिए क्योंकि आप लोग सिनेरियो को डायग्नोज कर लें। बाकी अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो तो आप मैसेज करके इनबॉक्स में या ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।